हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे साइंस की महामैराथन क्लास चल रही है, जिसमें साइंस में फिजिक्स को आज टोटल 115 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया गया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम केमिस्ट्री के 105 यानी कि 105 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिक्स के 115 क्वेश्चन आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको जरूर कर लें। और इतना विश्वास करें कि 115 क्वेश्चन आप कर लेते हैं फिजिक्स का, तो जितने भी क्वेश्चन झारखंड बोर्ड इससे पूछेगी 100% इसी से आएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा फिजिक्स में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम केमिस्ट्री के पार्ट को करेंगे और जितना भी क्वेश्चन झारखंड बोर्ड इससे पूछती है वो इस वीडियो से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये कंटेंट नहीं है, हम ट्रस्ट देते हैं, ट्रस्ट बच्चों में देते हैं। हमने हिंदी में साथियों 80 में से 80 लाया, सिर्फ पैसेज को छोड़ के 80 आउट ऑफ 80 हमारे सिलेबस से आया है जो हमने कराया है। एक आध क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसलिए क्योंकि वो पैसेज के था या फिर कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे। हमने जो कराया था साथियों वही आया। केमिस्ट्री में हम आपको कराने वाले हैं 105 क्वेश्चन, उसके बाद बायो में 130 क्वेश्चन। इनके बाद आपके झारखंड बोर्ड जो 30 क्वेश्चन पूछेगी साइंस में, वो पूरी तरीके से आपका कवर हो जाएगा और इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। साथियों आज के इस वीडियो में पूरा हम केमिस्ट्री कवर करेंगे, पूरा रसायन विज्ञान कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे लाई गई है, कराया जाएगा। लेकिन बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जिनको नहीं लिखा गया उनको भी कराया जाएगा यहाँ पे और बताया जाएगा, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं कि जो लिखा है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है और चीजों को करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आप इनको कर लेते हो तो झारखंड बोर्ड में 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा वो 100% इसी से आएगा, ये मतलब कह सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है साथियों, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, याद रखिएगा। या फिर आपको बोल दे कि हाइड्रोजन की कमी, एक चीज समझिएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन की कमी उपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाए साथियों तो अपचयन होगा। क्लियर है। अगला सवाल पूछा गया है CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो साथियों ये जो अभिक्रिया आपको देख रहा है कि एक पदार्थ है साथियों, टूट के दो पार्ट में अलग हो गया, और टूटना क्या कहलाता है साथियों? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसी का एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है साथियों, याद रखिएगा। आप जो सांस, ये आपका जो भोजन पचता है साथियों, भोजन का पचना किस तरह की अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। इसका एक और नाम है वियोजन। आपका जो भोजन पचता है साथियों वो कैसे अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है। आप जो सांस लेते हैं साथियों वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, आपको ये याद रखना, जो आप सांस लेते हैं वो उष्माक्षेपी है। बाकी भोजन का पचना या फिर भोजन का टूटना वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एकल पदार्थ टूट रहा है, टूटना अपघटन या फिर वियोजन कहलाता है। याद रखिएगा साथियों, साइड साइड में हम ये जो कराते जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सवाल इससे बनते हैं झारखंड बोर्ड में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को यहाँ लिख के लाना साथियों संभव नहीं था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो मैं आपको कराते कराते यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, तो उनको जरूर करना, वीडियो को 2x की स्पीड में भले देखना, लेकिन जो चीजें बता रहा हूं उनको जरूर करते जाना। क्लियर है। अगला सवाल है साथियों, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अणुओं का अनुपात कितना होता है? तो याद रखिएगा साथियों, अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो अनुपात होता है वो 1:3 के अनुपात में होता है, 1:3 में। अगला सवाल है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसे अभिक्रिया साथियों? तो साग सब्जी जब टूट के कंपोस्ट बनता है तो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया से उष्मा निकलती है। ठीक है, और ये पूछ दे साग सब्जियों में विघटित होना, ये भी एक तरह का वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, कैसा अभिक्रिया? वियोजन। जितना भी साथियों टूटने वाला चीज है वो वियोजन के अंदर कर जाता है। क्लियर है। अगला सवाल हमारे साथ है हमारी स्क्रीन पे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। क्लियर है साथियों। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं साथियों उनको अगर आप करते हैं तो जैक बोर्ड आपसे जो भी क्वेश्चन पूछती है आपके पास उतना कैपेबिलिटी हो जाएगा कि आप उनको 100% कर पाओगे साथियों। क्लियर है। अगला पूछा गया, निम्न में कौन अवकारक है? तो इनमें से पूछा गया अवकारक है कौन सा साथियों? तो H2S अवकारक हो जाएगा। अगला सवाल हमारे बीच है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है? अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। क्लियर है। अगला सवाल पूछा गया, इनमें से कौन ऑक्सीकारक एजेंट है? ऑक्सीकारक कौन है इसमें से साथियों? तो याद रखिएगा ऑक्सीकारक इनमें से कौन सा हो जाएगा? H2S। अब ये ऑक्सीकारक के बारे में पूछा गया तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ना साथियों ऑक्सीकारक। अगला है साथियों, निम्न में कौन ऑक्सीजन नहीं है? इनमें से पूछा गया कौन ऑक्सीजन नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा ऑक्सीजन इनमें से कौन नहीं? अवक्षेपण। भोजन पचेगा, ऑक्सीजन निकलेगा श्वसन से भी और दहन से भी, तो यहाँ पे अवक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया साथियों 2H2O2। देखिए
देखिए दो पदार्थ मिलकर एक बना दिया गया और मिलना साथियों संयोजन कहलाता है और टूटना वियोजन कहलाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल पूछा गया भोजन का पचना या फिर पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा भोजन का पकना साथियों या फिर पचना विघटन अभिक्रिया है। इसका एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया, इसका एक और नाम है साथियों वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया इसका नाम है। क्लियर है? भोजन का पचना या फिर पकना किस प्रकार की अभिक्रिया? विघटन अभिक्रिया, यानी कि भोजन टूटता है छोटे छोटे पदार्थ में और फिर ये वियोजित हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? विघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया। अगला बोला गया साथियों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों सिरका में जो हमारा अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में साथियों पूछ ले कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है इमली में साथियों कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैक्टिक अम्ल साथियों दूध में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल साथियों ये किस में पाया जाता है वो आपको कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी टमाटर में साथियों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। क्लियर है? अगला सवाल देखिए बोला गया कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखो लाल यानी कि रेड को कर रहा है ब्लू, और हमने ट्रिक बताई थी कि आर की बीबी बी से हो गया साथियों बेस, और बेस मिस होता है क्षारक। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर 13वें नंबर सवाल का, ठीक है। अगर पूछ लेता कि ब्लू को रेड कौन करता है तो याद रखना था ब्रा। ए से होता है साथियों एसिड, यानी कि कौन करेगा ब्लू को रेड? तो अम्ल करेगा साथियों। क्लियर है? यहां से एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है साथियों कि जल के अम्लीय विलयन में, जल के अम्लीय विलयन में या फिर जल के साथियों कौन से विलयन में, जल के कौन से विलयन में साथियों लाल लिटमस पत्र जो है, लाल लिटमस पत्र साथियों क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। ये पूछा जा सकता है लाल लिटमस पत्र साथियों क्या ये नीला लिटमस पत्र साथियों, नीला लिटमस पत्र क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो जल के कौन से विलयन में साथियों? तो आंसर हो जाएगा क्षार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल विलयन में कौन सा? नीला को लाल कौन करेगा साथियों? ब्लू को रेड कौन कर देगा? तो याद रखना है एसिड यहां पे आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा साथियों क्योंकि जलीय विलयन बोला है, और जलीय विलयन होने पर यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन भस्म नहीं है साथियों। तो ये वाला भस्म नहीं है, ये हमारा क्या है साथियों? ये लवण है, ठीक है, जिसको साधारण नमक का सूत्र बोलते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है। उदासीन यानी कि जिसका pH मान साथियों 7 होता है उसी को हम लोग उदासीन बोलते हैं। तो चीनी हमारा उदासीन विलयन है, ठीक है। अगला पूछा गया धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है साथियों। तो याद रखिएगा हमारा जो धात्विक ऑक्साइड होता है उसे क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? तो आपको बताना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। अगर साथियों बेकिंग सोडा का पूछ ले जिसको खाने का सोडा कहा जाता है तो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको करके ही जाना है साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण क्या होता है साथियों? दर्द होता है। तो मधुमक्खी का अम्ल कौन सा डंक छोड़ता है? ये मधुमक्खी का डंक कौन सा अम्ल? तो मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। अगला पूछा गया चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? तो चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उनका भी नाम है मेथनोइक अम्ल। क्लियर है? अगला पूछा गया Na2CO3 का जलीय विलयन कैसा होगा। Na2CO3 का जलीय विलयन कैसा होगा साथियों? ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना है Na2CO3 का जलीय विलयन कैसा होगा? 7 से अधिक होगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया साथियों कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। हमारे जो शुद्ध जल होता है साथियों उनका pH मान पूछा गया कितना होता है? 7 होता है। अगला सवाल पूछा गया हमारे शरीर का pH मान कितना होता है। तो शरीर का pH मान हो जाएगा हमारा साथियों 7 से लेकर 7.8 तक। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल मेथाइल ऑरेंज के घोल करने पर कौन सा रंग देगा साथियों? इनके बारे में पूछा गया। तो आपको याद रखना है कौन सा अम्ल देगा? पीला रंग, ठीक है। 23 नंबर का ए हो जाएगा। अगला पूछा गया दांतों को साफ करने में दंतमंजन में क्या होता है। तो याद रखिएगा हमारे जो दांत है उनको साफ करने के लिए दंतमंजन में क्षार मिलाया जाता है, क्षारीय चीज, ठीक है। अगला पूछा गया अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है साथियों? तो 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का pH मान। क्लियर है? 25वें नंबर सवाल तक हम लोग आसानी से पहुंच चुके हैं। 26वां नंबर सवाल पूछा गया अम्ल वर्षा का pH मान हो गया। निम्नलिखित में से किसके कारण साथियों अम्ल वर्षा होती है? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण। अगला सवाल पूछा गया लिटिमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है जो निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? लाइकेन नामक पेड़ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया नींबू का pH मान कितना होता है साथियों? तो ध्यान में रखना है आपको नींबू का जो pH मान होता है साथी वो कितना होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको याद रखना कितना हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 14। नींबू का pH मान कितना होता है साथियों? 14 हो जाता है नींबू का pH मान। अगला सवाल पूछा गया टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल पूछा गया है साथियों। तो अभी हमने आपको बताया कि टार्टरिक अम्ल हमारा किसमें? इमली में पाया जाता है। और ये बहुत ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, इनको करके ही जाना। अगला सवाल पूछा गया बेकिंग पाउडर मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर साथियों NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO
NaCO3 और पूछा गया किसका मिश्रण है, तो NaHCO3 और साथियों टार्टरिक अम्ल का ही मिश्रण है बेकिंग सोडा। अगर पूछ ले बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है तो याद रखना NaHCO3, इंपॉर्टेंट सवाल है 2025 के लिए। अगला सवाल पूछा गया नीला थूथिया जिसको तूतिया कहा जाता है साथियों, उसका पूछा गया सूत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना CuSO4.5H2O। अगला सवाल पूछा गया टूथपेस्ट कैसा होता है, अभी हमने आपको बताया टूथपेस्ट क्षारीय होता है। अगला पूछा गया अम्ल और भास्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं साथियों, लवण बनाते हैं, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला पूछा गया इनमें से कौन सही है साथियों 34वें नंबर सवाल में, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है Na2CO3.10H2O, ये धावन सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है। अगला पूछा गया साथियों इनमें से कौन उपधातु है, उपधातु के बारे में पूछा गया, तो हमारे यहाँ उपधातु कौन सा, जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिंक, कार्बन, ये जिंक और ये जो है कैल्शियम और ये जो कार्बन साथियों ये उपधातु ना होके ये धातु, ये धातु और ये जो हमारा उपधातु ये अधातु है, जबकि उपधातु कौन सा है, तो जर्मेनियम। लोहे की परमाणु संख्या कितना होती है साथियों, तो लोहे का फेरस होता है 36 नंबर का, हमारा कौन सा हो जाएगा बी, तो ये 26 नंबर में हमारा परमाणु संख्या हो जाता है, ठीक है। ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, हालांकि हिंदी में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए थे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा जो आपको यहाँ पे बगल में लिख के कराता हूँ उनको जरूर करके जाना साथियों, ऐसा मान लो कि एक छपा हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो सोडियम को आसानी से काट सकते हैं। अगला बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है साथियों, सुचालक पूछा गया तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। अगला सवाल पूछा गया इनमें से कौन सा चमकीला है साथियों, तो चमकीला हमारा कौन सा होता है, आयोडीन होता है चमकीला। अगला सवाल पूछा गया चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो चाकू को साथियों हम लोग कौन से आसानी से चाकू से किसको काट सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा लिथियम को भी चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम और सोडियम को। अगला सवाल पूछा गया 40वां नंबर सिलिका क्या है साथियों, तो सिलिका जो हमारा है साथियों वो एक प्रकार का उपधातु है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के स्वरूप क्या बनता है, जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है तो हमारा क्या छूट निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। जिंक प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl जब मिलता है, यानी कि जब हमारा धातु और उसके साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस हमारा विमुक्त होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो याद रखिएगा इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील के बारे में पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, आपको कण का मंगल याद होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 43 नंबर का साथियों Cu, ठीक है, Cu कॉपर। अगला बोला गया सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इंपॉर्टेंट सवाल तो उतना नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, 79। अगला सवाल पूछा गया निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में किसको पाते हैं, पारा, जिसको हम लोग मरकरी के नाम से जाने जाते हैं साथियों, ठीक है। साइंस में जो पूछा गया साथियों इसी से पूछेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, तो आप लोग विश्वास रखिए और क्वेश्चन को करिए। एक आध क्वेश्चन आ सकता है बाहर, उसकी तो गारंटी नहीं, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आएगा जो झारखंड बोर्ड पूछती है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता, जब विद्युत अपघटन होता साथियों तो इलेक्ट्रॉन कहां पे निकलता है, एनोड पे, और कैथोड पे क्या निकलता है साथियों, कैथोड पे याद रखिएगा हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेती है झारखंड बोर्ड, एनोड पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे भूल जाते हो तो याद रखिएगा एनोड पे ऑक्सीजन, एक जैसा सुनने में आ रहा है कि एनोड ऑक्सीजन, एनोड ऑक्सीजन एक जैसा सुनने में आ रहा है, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, इनको आपको याद करके ही जाना है साथियों, क्लियर है। अगला सवाल देखिए ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो त्याग करते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं साथियों उसी को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। 47 का क्या हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल पूछा गया निम्नलिखित में से कौन उपधातु, इनमें से कौन उपधातु साथियों, तो Sb जो है हमारा 48 का वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, और धातु के जो ऑक्साइड है साथियों जब ये जल में घुल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा सोडियम का गलनांक सबसे कम, इसलिए मुलायम अवस्था में भी पाया जाता है, जिसको चाकू से काट सकते हैं। बॉक्साइड के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है साथियों, बॉक्साइड किस धातु का है साथियों, तो एल्युमिनियम का है, याद रखिएगा बॉक्साइड एल्युमिनियम का जो है अयस्क है। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है साथियों, तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे सक्रियशील है या क्रियाशील धातु में कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग Na हो जाएगा। अगला साथियों पूछा गया निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों 53 का नंबर Cu, कण का मंगल इस तरह से होता है साथियों। अगला पूछा गया क्रायोलाइट अयस्क है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है झारखंड बोर्ड, हालांकि हम आपको बता दें क्रायोलाइट जो अयस्क है साथियों वो एल्युमिनियम का ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 54 के बाद 55 नंबर बोला गया पित्तल ये क्या है साथियों, तो पित्तल हमारा किस तरह का मिश्र धातु है। अगला सवाल पूछा गया आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का यूज होता है, 22 कैरेट। वैसे शुद्ध सोना कितने का होता है साथियों, प्योर गोल्ड हमारा 24 कैरेट का होता है। अगला पूछा गया लोहे के संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर क्या करते हैं साथियों, हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा लेप चढ़ाना जो है उचित होगा, तो ये पूछा गया, तो यशद लेपन करना साथियों। अगला पूछा गया ताम्र और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं तांबा, और जब टीन मिल जाता है साथियों इससे क्या बनता है, कांसा बनता है। अगला
अगला पूछा गया शीशा और टीन से क्या बनता है, तो सोल्डर बनता है। ठीक है, अगला पूछा गया कार्बन क्या साथियों, तो कार्बन एक अधातु है। अगला सवाल पूछा गया कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है साथियों, तो 6 होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर पे आती है। अगला पूछा गया हीरा और ग्रेफाइट क्या है साथियों, कार्बन के अपरूप है। ठीक है, अगला पूछा गया है निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक के बारे में साथियों पूछा गया। तो आपको याद रखना सहसंयोजी यौगिक कौन हो जाएगा साथियों, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, इनके बारे में पूछा गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 63 का CH4। ठीक है, CH4 हमारा सहसंयोजिक यौगिक है। सहसंयोजिक यौगिक हमारा कौन है साथियों, तो CH4 है। क्लियर है साथियों। आपने अगर साथियों फिजिक्स का वीडियो नहीं देखा तो उनको देख लें। मैं आपको बता दूं कि अगर आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों का वीडियो देख लेते हैं तो 30 आउट ऑफ 30 आप आराम से ला सकते हैं, क्योंकि झारखंड बोर्ड इससे बाहर नहीं पूछती है साथियों। उस लेवल पे इस क्वेश्चन को तैयार किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाली यौगिक को क्या कहते हैं। अनुसूत्र एक ही है लेकिन संरचना अलग अलग साथियों, उसको क्या कहते हैं, समावयवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच साथियों 2 आबंध पाए जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक है साथियों। तो नाइट्रोजन का जो अणु है उसमें सहसंयोजक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। हाइड्रोजन, देखो ये सब क्वेश्चन जो है नहीं पूछेगा, नाइट्रोजन वाला पूछ सकता है साथियों, क्योंकि चैप्टर 4 का है। हाइड्रोजन के 2 अणु के बीच कितना कैसा संबंध होता है साथियों, तो हाइड्रोजन के बीच एकल संबंध पूछा जाता है। अगला पूछा गया कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप इसमें से कौन सा साथियों, कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, तो ये पूछा गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, CO। ठीक है, इसको कीटोन ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, कीटोन, CO अगर रहता है तो कीटोन हो जाएगा। अगला पूछा गया है प्रथम कार्बनिक यूरिया, यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, यानी कि कार्बनिक यूरिया जो बनाया था साथियों किसने बनाया था, वोहलर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला पूछा गया कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों, तो हो जाएगा एथाइन बनाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एथिल अल्कोहल का यूपैक नाम पूछा गया, एथिल अल्कोहल का यूपैक नाम पूछा गया साथियों, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया CHO किसका मूलक है साथियों, तो CHO जो है 72 का कौन सा हो जाएगा, एल्डिहाइड का। क्लियर है। अगला पूछा गया ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं साथियों, तो 6 परमाणु होते हैं। क्लियर है। अगला पूछा गया कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है। बोला गया निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा असंतृप्त है इनमें से पूछा गया साथियों, तो 75 का कौन सा हो जाएगा, C2H4। कौन सा हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े साथियों। अगला हमारा जो है अगला दिया गया 76 नंबर, बोला गया हाइड्रोकार्बन है, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन जिसमें साथियों हाइड्रोजन है, तो ज्यादा देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन है, तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, 76 का बी नंबर। ठीक है, ये तो साथियों हाइड्रोकार्बन नहीं है, चूंकि ये क्या बन जाता है, ये हमारा जल है, इसलिए हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा C6H12O6। अगला सवाल पूछा गया कार्बन और हाइड्रोजन से बनी यौगिक को क्या कहते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाए तो इसी को तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं, 76 का हो जाएगा C नंबर। ठीक है। अगला सवाल पूछा निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त के बारे में पूछा गया साथियों, तो आंसर हो जाएगा 78 नंबर का C नंबर, C2H4। अगला सवाल है ब्यूटेन में कितने समायवीय संभव है, तो ब्यूटेन में साथियों ये आपको याद रखना, ब्यूटेन में आपको याद रखना कितने समायवीय होते हैं, तो 2 समायवीय होते हैं। अगला पूछा गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिक आबंध होते हैं वे कहलाते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध होते हैं तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखना, इसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन। अगला पूछा गया कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, सबसे सरल पूछा गया कौन सा इनमें से है साथियों, तो ये सब अगर आप पढ़े तो आराम से कर सकते हैं, नहीं तो मीथेन सबसे सरल है, आपको ये याद रखना। अगला सवाल है 81 के बाद साथियों हमारा 82 नंबर, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह इनमें से कौन है साथियों, COOH। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कमरे के तापक्रम पे द्रव कौन सा होता है, कमरे के ताप पर साथियों कौन सा इनमें से द्रव होता है, तो आंसर हो जाएगा एथेनॉल। अगला साथियों पूछा गया एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, एल्कोहल में इनमें से कौन सा नहीं होता साथियों, तो याद रखना नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। अगला बोला गया एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का क्या सूत्र है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का क्या सूत्र है साथियों, तो OH होता है। क्योंकि ये लास्ट में OH लगाओ तभी हम लोग बोल सकते हैं ये कैसा है, एथेनॉल, यानी कि ये हमारा जो है एल्कोहल से बिलोंग करते हैं। अगला बोला गया उस कार्बन का नाम बताओ जिससे एथेनॉल बना होता है, तो किससे बना होता है साथियों, एथेनॉल हमारा किससे बनेगा, तो हमारा एथेनॉल किससे बनेगा, ईथ से बनेगा, इथेनॉल, एथेनॉल A से। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। अगला बोला गया है
निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा यौगिक साथियों ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा गया। तो आपको याद रखना है कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 87 का हो जाएगा ए नंबर, एथेनॉल। क्लियर साथियों। अगला एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूं साथियों, हमने पीछे छोड़ दिया था कि अगर पूछ ले कि चावल है साथियों, चावल पे आयोडीन वाला क्वेश्चन में हमको बताने वाले थे, वो भूल गए थे। चावल पे साथियों अगर पूछे आयोडीन की 2 बूंद गिरा दे, चावल पे आयोडीन की 2 बूंद गिरा दे तो रंग उसका परिवर्तित हो जाता है, वो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो ये आपको याद रखना है, स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। किसकी? स्टार्च यानी कि वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इनको करके जाना कि चावल में जब आयोडीन की 2 बूंद गिरता है तो उसका रंग परिवर्तन होता है। किसके? ये किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है। मेंडलीव के तत्व का आवर्त वर्गीकरण का आधार है साथियों, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि झारखंड बोर्ड जो है इन सिलेबस को हटा चुकी है। ये आवर्त सारणी के क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, ये सिलेबस में है ही नहीं हमारा साथियों, तो करके कोई फायदा नहीं है, पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हिंदी में छोटा सिलेबस इसलिए पूछ ले, इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको ये याद नहीं करना। कोई बात नहीं साथियों, हम इसको छोड़ भी देते हैं तो कुछ नहीं होगा। इनमें पूछा गया है अगला क्वेश्चन ये है, ये सारे सवाल साथियों नहीं पूछेंगे, बस इतना ही सवाल था इस चैप्टर से। जो भी सवाल आप पूछ सकते हैं साथियों मैंने आपको कराया। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूं जो झारखंड बोर्ड के लिए साथियों इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको करके जाना। ठीक है। जैसे कि सवाल है साथियों, आपको अभी बताया कि जलीय विलयन में साथियों क्या हो जाएगा, तो जलीय विलयन में क्षार होगा, मैंने आपको बता दिया था थोड़ा देर पहले। एक आध क्वेश्चन ऐसे भी पूछेंगे साथियों जो आप नहीं पढ़े होंगे, तो याद रखना जल के बता कि कैथोड पे क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है साथियों, ये सब चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्या करना है, याद रख के जाना। ठीक है। अगर पूछ ले साथियों, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे बायोलॉजी से जो क्वेश्चन है उनको, अगर झारखंड बोर्ड इससे बाहर पूछती है तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पूछेगा ही नहीं। ठीक है, जो चीजें हम आपको कराएं, जो पॉइंट आउट लिखाएं, वो सारे आपको करके जाना है। झारखंड बोर्ड जो सवाल पूछती है साथियों इसी से पूछती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन का लेवल अगर हार्ड करेगी तो एक आध क्वेश्चन आपको घुमा के दे सकता है, देखिए इससे बाहर नहीं पूछती है साथियों। क्लियर है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत प्यार दीजिए, उम्मीद है आप लोगों की परीक्षा बहुत बेहतरीन जाएगी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके जो है साथियों यहां तक के प्रश्न हमने आपको कराया, यहां तक के प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए वो आपको बताना है। यहां हमने कितने प्रश्न कराया, हाँ 87 में से कितने सही हुए आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे बायो का वीडियो आता है तुरंत उनको देख ले। बायो से झारखंड में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछती है, और फिजिक्स से हमने ऑलरेडी करा दिया, फिर भी अगर जरूरत लगेगी तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर कराएंगे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।